सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर 1 है। इस चैप्टर के बारे में आज हम देखेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो किस रिगार्डिंग है, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है हमारा। जैसे मैंने सिलेबस वाला जो लेक्चर एक वीडियो मेरा आगे है, आप उसमें देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपको थियरी में आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे करने का है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है। इसमें हमें थोड़ा ये जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बारे में किस तरीके से डील करते हैं वो यहाँ पे जानना है, और उसे हमें एक्सचेंज रेट के थ्रू किस तरीके से अकाउंटिंग इफेक्ट देनी है वो समझना है। बराबर। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, एक यहाँ पे बड़ा है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। बराबर। तो इफेक्ट कैसे हमें देनी है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चेंज होता रहता है उसके लिए। बराबर। तो ये जो है पूरा ये मेंशन किया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो पहले हमें इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या हमें दिखाता है। बराबर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अभी हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो इशू करते हैं आईसीएआई। बराबर। जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो है वो इशू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ट्रेडिशनली यूज होता है इन इंडिया। बट इंटरनेशनली जब हम बात करें तो वहां पे होते हैं जो स्टैंडर्ड, उसे हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वहाँ पे स्पेसिफाई हमें इंडियन वर्ड बोलना पड़ता है क्योंकि वो इंटरनेशनल यूज होता है। हमारे इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक यूज होता है उसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो पहले आपको ये खाली समझना है डिफरेंस के एएस और इंड एएस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो ये एएस 21 है वो एएस नहीं बट क्या है, इंड एएस है, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ट्रेडिशनली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो इन इंडिया के लिए होते हैं, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन के लिए, जो इशू करते हैं आईएफआरसी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो हाँ, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हुई। तो हमें इस चैप्टर के अंदर जो भी मेथड सीखने हैं, जो भी हमें यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं, वो क्या है जो हमें बताया गया है इन एस 21 में। तो हम आज पहले इसके बारे में जानेंगे, पर उसके लिए थोड़ा हम बेसिक जानेंगे पहले कि ये एक्सचेंज रेट के लिए क्या होता है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आप ले लो अभी तक, वो चाहे डोमेस्टिक हो या चाहे इंटरनेशनली हो, तो उसका जो मेन मेजरमेंट जो होता है, वो मेन मेजरमेंट किस में होता है, मनी, यानी कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, तभी हम उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब इंडिया के अंदर किया है तो कोई इश्यू नहीं है, बट जब हम कोई ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे, या फिर समझ लेते हैं चलिए कि भाई इंडिया के अंदर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको किसे मेजरमेंट करेंगे, रुपीस में, यानी कि उसको हम बोलेंगे आईएनआर, इंडियन रुपीस। बराबर। वैसे ही अगर यूएस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डॉलर। ठीक है। वैसे ही कोई यूके के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि यूके कंट्री के कोई अपने ट्रांजेक्शन जो करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, उसको पाउंड। ठीक है। ऐसे हर एक कंट्री के आपका खुद का करेंसी होता है। बराबर। तो वो अपने करेंसी के हिसाब से बिजनेस ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी वैल्यू देते हैं। अब समझ लीजिए कि इंडिया का जो ट्रांजेक्शन कोई होता है यूएस के साथ, या इंडिया का ट्रांजेक्शन होता है यूके के साथ, या फिर मान लो कि यूएस का ट्रांजेक्शन यूके के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, करेंसी जो होती है वो
अपने कंट्री के हिसाब से चेंज होती है, बराबर। जैसे समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 1 रुपीज़ की वैल्यू और उसके सामने डॉलर की अप्रोक्स मान लेते हैं 85 रुपीज़। तो जब मैं डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो डॉलर की वैल्यू बन जाती है 85। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अब ये प्रॉब्लम्स होने लगा जब ग्लोबल ट्रांजैक्शन होने लगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने लगे तब। जैसे मान लो कि मैंने यूएस के साथ कोई डील की और यूएस के मैंने परचेज किया या फिर मैंने सेल किया, तो अब वो पेमेंट किस मोड में करेगा? वो पेमेंट करेगा मुझे डॉलर के रुपीज़, जो कन्वर्ट नहीं करेगा, बट वो मुझे डॉलर के हिसाब से पेमेंट करेगा। और मुझे फाइनेंशियल अकाउंट में मेरे अकाउंटिंग के अंदर कैसे दिखाना है, वो डॉलर में दिखाना है या रुपीज़ में? ऑब्वियसली मुझे रुपीज़ में ही दिखाना है, तो मैं वहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको रुपीज़ में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट। अभी एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो एक्सचेंज रेट जो रेट होता है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि आज 85 है तो कल 89 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ भी उसमें प्लस माइनस होता रहता है। वो मार्केट पे, यानी कि जो सिचुएशन फाइनेंशियल होती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उस पे हमें अभी नहीं जाना है, बट वो चेंज होता रहता है। तो वही हमें यहाँ पे सीखना है कि अगर ये चेंज होता है तो फिर इससे हमें क्या करना होता है, इसकी इफेक्ट हमें अकाउंटिंग के अंदर कैसे दें। तो ये हमें कहाँ-कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो समझ लेते हैं। जैसे कोई कंपनी है, जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर डील करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन करती है, जो कोई कंपनी है उसकी ब्रांच जो है वो कोई फॉरेन ब्रांच में, यानी कि फॉरेन कंट्री में है, बराबर। उसकी ब्रांच कोई फॉरेन कंट्री में है, तो वो ब्रांच के साथ जब ट्रांजैक्शन करेंगे तब ये प्रॉब्लम होगा। फिर देखते हैं कि कोई होल्डिंग कंपनी जो है, वो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो सब्सिडरी कंपनी जो है वो फॉरेन में है, यानी कि कोई अलग कंट्री में है। तब उसके जब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होंगे, तब हमें एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। या फिर देख सकते हैं कि कोई जॉइंट वेंचर है, वो हमारा अलग, यानी कि कोई अलग कंट्री के कोई फॉरेन कंट्री के साथ में है, बराबर। तभी भी हमें उसका जो है ट्रांजैक्शन, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमारी करेंसी के अंदर, बराबर। या फिर कोई एसोसिएट है, वो एसोसिएट में काम करते हैं, वो भी कोई फॉरेन कंपनी है। तो ऐसे जब ट्रांजैक्शन हो गए बिजनेस में, तब हमें एक्सचेंज रेट की रिक्वायरमेंट रहेगी और एक्सचेंज रेट के थ्रू हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया वो है इंड एस 21, और इसके रिगार्डिंग पूरे की पूरी डिटेल्स वहाँ पे, पूरे रूल्स रेगुलेशन हमें वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंड एस 21 की। तो बेसिकली थोड़ा जान लेते हैं इंड एस 21 जो है। इंड एस 21 जो है हमारा, उसका नाम क्या है? तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वही उसका नाम है, यानी कि द चेंज इन द इफेक्ट इंड एस 21, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। मतलब कि एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस होते रहते हैं, उसकी हमें किस तरीके से इफेक्ट देनी है इन द अकाउंट्स, बराबर। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 1 अप्रैल, ये सब एमसीक्यू के आपके क्वेश्चन है, आपको ध्यान से याद रखना है। 1 अप्रैल 1995 में मैंडेटरी किया गया। 1 अप्रैल 1995 में उसको मैंडेटरी करा गया, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा तब से वो मैंडेटरी करने का जो है वो पास्ट हुआ। फिर उसको रिवाइज किया गया इन ईयर 2003 में। 2003 में उसको रिवाइज किया गया, और फिर उसको जो है वो मैंडेटरी किया गया ऑन और आफ्टर
यानी कि इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आता था वो कब चालू होता था, 1 अप्रैल 2004 के बाद उसको मैंडेटरी किया गया। तो ये कुछ उसके हिस्टोरिकल डेट्स जो है वो आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के अंदर आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका जब सबसे पहले कब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 1995 को, कुछ इसको रिवाइज किया 2003 में, और फिर 1 अप्रैल 24 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तब से उसको मैंडेटरी करा गया, ठीक है। अब कोई भी स्टैंडर्ड होता है तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बराबर। तो अब देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड का जो है वो मेन ऑब्जेक्ट क्या था, यानी कि ऑब्जेक्टिव। हम बात करते हैं AS21 की, उसके ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दो बताया गया है। एक तो ये है कि ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी। हमने देखा कि ये जो है उसका वो ट्रांजेक्शन जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर जब ट्रांजेक्शन होते हैं तभी हमें इसको जो इसका रूल जो है वो फॉलो करना है, बराबर। तो जब जब ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर तब क्या क्या मैंने जैसे बताया कि कोई भी ब्रांच है, कोई ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कब होते हैं, तो कोई ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच है, बराबर, और कोई ज्वाइंट वेंचर है, फिर कोई एसोसिएट है। तो ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी के अंदर होते हैं वो फॉरेन करेंसी को जब हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि जो उसकी ब्रांच यानी कि जो इसके हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, इंडिया में है, और ब्रांच कहीं और कंट्री में है, तब इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। ट्रांसलेट क्यों करने पड़ते हैं, तो मान लीजिए कि जो भी ब्रांच है वो जो समझ लो फॉर एग्जांपल यूएस में ब्रांच है इसकी, बराबर, जॉइंट वेंचर भी हमारा यूएस के साथ कोई है, और एसोसिएट हमारा कोई यूके के साथ में है, और मेन जो यानी कि हेड ऑफिस जो है, तो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, इंडिया में। तो अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि इसका खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो किस में बनाएंगे, इंडियन रुपीस में। अब ये किसका ब्रांच है यूएस में, तो उसका वो किसमें बनाएंगे, डॉलर में, बराबर। ये भी डॉलर में बनाएंगे और ये भी यूके यानी कि पाउंड में बनाएंगे। बट जब हमें यहाँ पे हेड ऑफिस यानी कि ये डोमिसेंस कंपनी होती है, डोमिसेंस कंपनी मतलब मेन मेन जो ब्रांच जो यहाँ पे ओरिजिन जो यहाँ जहाँ से बिजनेस चालू हुआ है, तो ये इंडिया का है। तो अब ये इंडिया के अंदर हुआ है, तो इंडिया के जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मुझे ये सब वहाँ पे डालना पड़ेगा, जितनी भी ब्रांच है वगैरह सब। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा इन इन रिपोर्टिंग करेंसी, इन रिपोर्टिंग करेंसी। और रिपोर्टिंग करेंसी का मीनिंग होता है जो मेरी हेड ऑफिस है उसकी करेंसी, यानी कि इंडिया की करेंसी। तो ये उसका मेन एक ऑब्जेक्ट है कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं फाइनेंस ट्रांजेक्शन कोई भी फॉरेन करेंसी के अंदर, तो हमें ये किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना है। दूसरा है इसका जो मेन वो है फॉरेन ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो जैसे इसमें हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमने चाहे कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, कोई सर्विस एक्सपोर्ट की, या कोई गुड्स इंपोर्ट किया, या कोई सर्विस इंपोर्ट की, तो ये होता है ट्रांजेक्शन। अब इसमें मेरी कोई ब्रांच नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, बट मैंने ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन किए, तो वो ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसमें भी मुझे एक्सचेंज रेट के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है, और वही मुझे अकाउंटिंग में दिखाना होता है कोई एक करेंसी में। यानी कि इंडिया और यूएस ये जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंडिया के अंदर मुझे है वो इंडियन रुपीज़ में वो कन्वर्ट करके दिखाना है। बट कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए बेस क्या लेना होता है, एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये दो जो है वो मेन ऑब्जेक्ट है AS21 का। अब देखते हैं उसका स्कोप। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का खुद का एक स्कोप होता है, वो उसके बाहर कुछ उस काम हम नहीं कर सकते, बराबर। इसका स्कोप क्या है, बराबर। तो इसका जो स्कोप है वो दो ही जगह पे, यहाँ पे दो ही स्कोप यहाँ पे हमें यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी।
अकाउंटिंग इन accounting for transaction in foreign करेंसी। दूसरा जो है वो ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जिसे हम बोलते हैं ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। तो क्या हुआ यहाँ पे, फॉरेन ऑपरेशन का मतलब हो गया हमारी ब्रांच, ज्वाइंट वेंचर वगैरह, और ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया जो हम सेल परचेस करते हैं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो। तो बस उसका अकाउंटिंग कैसे करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें ट्रांसलेटिंग कैसे करना है, वही इसका स्कोप है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से समझने हैं, वो आपको कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के लिए हेल्प करेंगे। टर्म्स, अब सबसे पहला टर्म्स जो है वो क्या है, एवरेज रेट। अब एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, तो एक्सचेंज रेट, जैसे मैंने बोला कि एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट से हमें जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करनी है, यानी कि डॉलर को रुपीज में, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करने का जो रेट है वो, बराबर। वो कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है, उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उस टाइम से मैं आपको लाइव भी बताऊंगा ऑनलाइन जाके भी हम किस तरह से एक्सचेंज रेट अभी के प्रेजेंट डेट के कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और कौन इसे वर्क करते हैं, वो एक नॉलेज के लिए है हमारे, बराबर। अब एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइम के अंदर जो भी रेट्स आता है उसका हम मीन यानी कि एवरेज निकाल लें तो उसको बोलते हैं हम एवरेज रेट, बराबर। फिर दूसरा आता है तो एक टर्म जो है वो है क्लोजिंग रेट। अब क्लोजिंग रेट क्या है, तो क्लोजिंग रेट का मतलब होता है बैलेंस शीट के डेट पे जो भी रेट होता है वो, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के डेट के पर वो डेट के अंदर जो भी रेट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग रेट, बराबर, क्योंकि तब हमारे फाइनेंशियल अकाउंट या अकाउंटिंग की क्लोजिंग डेट होती है, बराबर। उसके बाद आता है एक्सचेंज डिफरेंस, एक वर्ड होता है टर्म वो बोलता है एक्सचेंज डिफरेंस। अब एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, तो एक्सचेंज डिफरेंस का मीनिंग होता है कि जब हम कोई यूनिट को डॉलर को रुपीज में या रुपीज को डॉलर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो नंबर्स, यानी कि $5 को मैंने रुपीज में कन्वर्ट किए तो रुपीज कितने हो जाएंगे, बराबर। देख लोगे, समझ लोगे, डॉलर की प्राइस जो है कुछ इस तरीके से है 80.20 रुपीज, बराबर। 80.20 रुपीज इज इक्वल टू 1 रुपी, यानी कि डॉलर का 80 और रुपये का 1, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे 5 रुपीज, $5 है मेरे पास, तो उसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो मुझे कितने अमाउंट मिलेंगे, तो ये जो 5 है वो यूनिट हो गया, 5 जो है वो यूनिट हो गया। तो सेम यूनिट को हम अलग अलग एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है, तो फिर वो कहलाता है एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, और जो एक्सचेंज रेट एक वर्ड है वो तो हमने पहले ही देखा यहाँ पे कि एक्सचेंज रेट का मतलब ही क्या होता है, जिस रेट से हम करेंसी को जो है वो अलग अलग हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं। तो ये रेशियो हो गया ना, यहाँ पे भी $1 है और यहाँ पे ₹1 है, बट वैल्यू जो है उसकी अलग अलग है, यानी कि रुपीज और डॉलर का रेशियो क्या हो गया 80.20 to 1। ठीक है, तो एक जो है ये रेशियो है। अब और देखते हैं नंबर 5 एक वर्ड है वो है फॉरेन फेयर वैल्यू। देखते हैं फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू क्या है, तो फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब भी कोई दो पर्सन ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो भी एसेट या जो भी लाइबिलिटीज वहां पे क्रिएट होती है उसकी वैल्यू कौन से रखनी है, वो फेयर वैल्यू होती है। अब वैल्यू कौन से रखने के मतलब क्या होता है कि जब हमने ट्रांजेक्शन किया तभी की वो वैल्यू रखनी होती है। अब उसमें जब रुपी करेंसी की अमाउंट चेंज होती रहती है तो उसकी कुछ इफेक्ट उस पर होने वाली नहीं है, वो सेम ही रहेगी, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये फेयर वैल्यू जो होती है उसके लिए एक
हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे दोनों पार्टी जो है वो दोनों पार्टी एकदम जो है वो इंडिपेंडेंट है अपने हिसाब से, मतलब कि जब वो ट्रांजेक्शन करते हैं तब डेट, तब जो भी वैल्यू है वही उनकी जो डिसाइड की गई वैल्यू है वो फेयर वैल्यू है, बस उसी पे वो ट्रांजेक्शन करते हैं। उसके अंदर उनके कोई दूसरे जो फैक्टर वो इफेक्ट नहीं करते, तो वैसे ट्रांजेक्शन को आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे होता है ना कि भाई हम कोई फैमिली के अंदर कोई चीज़ बेचते हैं तो वहाँ पे हम जो है वो प्राइस पे थोड़ा बहुत वो करते हैं, मार्केट में भले चाहे कोई भी प्राइस हो, बट हम हमारा वहाँ पे कुछ अफेक्शन होता है तो हम वहाँ पे वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत चेंज करते हैं मार्केट से अलग, बराबर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि दोनों जो पर्सन है वो एक दूसरे से अलग है, अननोन है, वो आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन हो गए, तो वो फेयर वैल्यू पे जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो फेयर वैल्यू पे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू, बराबर। मॉनेटरी आइटम्स एक वर्ड है यहाँ पे, मॉनेटरी आइटम्स, तो वो तो हमें पता है, नॉर्मल जो लैंग्वेज में हम यूज करते हैं वही। मॉनेटरी मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी सर्विस जिसको हम मेजरमेंट कर सके इन द टर्म्स ऑफ मनी, बराबर। ये होते हैं मॉनेटरी आइटम्स। फिर नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, नॉन मॉनेटरी को भी हम बोल सकते हैं ना। नॉन मॉनेटरी आइटम्स मतलब क्या हो गया? जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू में मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, पहले सामने वाला जो पर्सन है, वो कंट्री का जो पर्सन है, वो मुझे क्या करेगा, मेरे पास से सैंपल मंगवाएगा। तो जब मैं सैंपल भेजता हूँ तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया नॉन मॉनेटरी। अब उसने मुझे ऑर्डर दिया और ऑर्डर के हिसाब से जब मैं माल भेजता हूँ तो फिर वो क्या हो गया? मॉनेटरी। ठीक है। अब और एक आता है रिपोर्टिंग करेंसी। एक रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रांसलेट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर आप प्रेजेंट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई एक करेंसी के अंदर, तो कौन सी करेंसी में आपको रिपोर्टिंग करना है, उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग करेंसी। अब क्या होता है ये रिपोर्टिंग करेंसी? तो जैसे मान लो कि इंडिया और यूएस, मैं ज़्यादा यूएस का एग्जांपल लूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यूएस, मैं जा नहीं सका, वो बात अलग है, बट अच्छा लगता है। तो यूएस के अंदर हमारा ब्रांच है और इंडिया में हमारा हेड ऑफिस है। तो अब जब हमें यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाने हैं और कंसोलिडेट करने हैं, तो क्या करना है? तो जो हमारा करेंसी है वो कौन सा लेना है? इंडियन रुपीस लेना है। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस जो है हमारा, ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है? इंडिया में। तो फिर उसको हम रिपोर्टिंग करेंसी क्या बोलेंगे? इंडियन रुपीस। सेम इसी तरह आप देख लो कि यूएस की कोई ब्रांच है जो इंडिया में है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग करेंसी क्या हो जाएगी? डॉलर, यूएस डॉलर। ठीक है। वो दोनों अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी करेंसी में बनाएंगे, बट जब कंसोलिडेट करने की बात आएगी तो कौन सी आएगी? रिपोर्टिंग करेंसी, यानी कि जो हमारा डोमिनेंस कंपनी जो है, वो डोमिनेंस कंपनी मतलब जहाँ पे वो ओरिजिन, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे उसका हेड ऑफिस है वो। ठीक है। तो ये हो गया। ओके, तो इतने टर्म्स हमें बस याद रखने हैं और तो कुछ जरूरत नहीं है। बाकी हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर थोड़े बहुत जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं उसके ट्रांजेक्शन पे, मतलब हम हमारा जो इस चैप्टर के अंदर पार्ट है, जैसे हमने आगे इसका स्कोप बताया था, इसका स्कोप जो बताया था वो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का स्कोप देखा था हमने यहाँ पे। सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, सॉरी, ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं। चलो, दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसको ट्रांसलेट करना है और दूसरा उसका ट्रांजेक्शन देखना है, बराबर। तो इस चैप्टर में हमें खाली ट्रांजेक्शन की ही बात करनी है कि भाई ट्रांजेक्शन जब हम करेंगे तो उसको कैसे हमें यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर इफेक्ट देना है। ठीक है। जब हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में आज बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब आप क्या समझोगे? अभी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अब हम कोई लोकल बात करते नहीं। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की डेट। दूसरा है
क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट मतलब बैलेंस शीट की डेट, बराबर। चलो इसको थोड़ा याद रहे इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं, डेट ऑफ बैलेंस, बराबर। उसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं, डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट, अकाउंटिंग क्लोजिंग करने की डेट। और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ सेटलमेंट, डेट ऑफ सेटलमेंट। इन तीनों डेट के हिसाब से ही हमें जो है वो ट्रांजैक्शन को ध्यान में लेना है। अब एक एग्जांपल में यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक ट्रांजैक्शन है, यूएस डॉलर में उसकी वैल्यू है 1 लाख, बराबर। और ट्रांजैक्शन की डेट है 1/1/2023 import from US by इंडिया। इंडिया की कोई कंपनी है, उसने 1/1/2023 को 1 लाख रुपए, 1 लाख डॉलर का कोई गुड्स जो है वो इंपोर्ट किया, बराबर। अब उसने क्या किया है, पेमेंट किया है, उसने पेमेंट किया है, यूएस डॉलर का पेमेंट किया है 50,000 ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 23 पेड किया यहाँ पे। अब दूसरे 50,000 को पे किया है 1 जून 2023 पे। अब इस तीन केस में क्या हुआ, तो ये जो डेट है वो कौन सी डेट है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जो डेट है उसको हम बोल सकते हैं डेट ऑफ सेटलमेंट और डेट ऑफ बैलेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट भी हुआ और बैलेंस शीट का भी डेट है। क्योंकि इंडिया के अंदर अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं, 31 मार्च को, यानी कि क्लोजिंग डेट हमारी होती है 31 मार्च, बराबर। और इसको हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ सेटलमेंट। अब क्या करना है, तो आपको इस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सचेंज रेट। क्या होना चाहिए, एक्सचेंज रेट। अब मैं यहाँ पे आपको रेट देता हूं। मान लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास रेट है। ये जो डेट है 1 अप्रैल, वहां पे ₹1 इज इक्वल टू डॉलर था 80, यहाँ पे ₹1 इज इक्वल टू डॉलर था 80.90, यहाँ पे ₹1 इज इक्वल टू डॉलर था 82। अब मुझे ये यूएस डॉलर को रुपीस में जब कन्वर्ट करना है तो ये 80, 80.90 और 82 ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट। अब मैंने परचेस किया था, यानी कि इंपोर्ट किया था 1 जनवरी को, और 1 लाख डॉलर का मुझे पेमेंट करना है, तो वो सामने वाली कंपनी जो है वो डॉलर फॉर्म में ही पेमेंट लेगी। तो मुझे जब 1 तारीख को मैं पेमेंट करता हूं तो कितना मिलता है, 80, यानी कि डील मेरी कौन सा रेट से हुई है, 80 रुपीज से हुई है। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब उसको जब मैं पेमेंट करने वाला हूं यहाँ पे, तो मुझे पेमेंट करना है 80.90, क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि मुझे पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 82 करना है तो भी मुझे पेमेंट ज्यादा करना है। वो तो $1 लाख ही रहने वाला है, उसको कुछ चेंज नहीं करने वाला, उसने कुछ चेंज नहीं किया है, वो तो $1 लाख में डील सेट हो गई और उसने गुड्स भी भेज दिया। बट जैसे जैसे मैं पेमेंट करता हूं तो वहां पे जब डॉलर का जो प्राइस बढ़ता है और रुपीज का जो डिवेल्यूशन होता है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हमें होता रहता है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के अंदर ये होता है। तो अब क्या करना है मुझे,
अब जो भी जब मैं मेरे अकाउंटिंग के अंदर जब यहाँ पे मैं एंट्री करनी है, तो ये तो ट्रांजेक्शन हो गया, तब मैं इस अकाउंट अमाउंट से लिखूंगा और यही रुपीज से लिखूंगा, यानी कि मैंने इतना परचेस कर लिया। बट जब हम सेटलमेंट करेंगे तब जो है वो रुपीज मुझे यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। पर मैंने तो लिखा कितना होगा, 1 लाख इंटू 80, यानी 80 लाख लिखा होगा। बट जब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे तो ज्यादा करेंगे, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो एक्सचेंज रेट के चेंज होने के हिसाब से डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे अकाउंटिंग में दिखाना है, वही हमें यहाँ पे। मैं इसी एग्जांपल को आपको रिवर्स करके समझाता हूं कि मान लीजिए कि अगर मैंने ये जो है वो इंपोर्ट नहीं किया होता, बट यूएस को मैंने सेल यानी कि एक्सपोर्ट किया होता, तो क्या होता? तो क्या होता, $1 लाख में डील सेट हुई। जब वो मुझे पेमेंट करेगा तब 80 रुपीज के हिसाब से मुझे पेमेंट, यानी कि मैं जब यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पेमेंट जो है वो 80 रुपीज के हिसाब से मिलेगा, उसने जितना भी पेमेंट मुझे किया। अब जब वो यहाँ पे पेमेंट करेगा तो मुझे पेमेंट रुपीज, वो तो 1 लाख ही करने वाला है, बट जब डॉलर को मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 90 पैसे का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 2 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। वहां से मुझे मिलने वाले तो $1 लाख ही है, बट उसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा अपनी करेंसी के अंदर तब मुझे अमाउंट ज्यादा मिलेगी। एक्सपोर्ट के केस में मुझे प्रॉफिट होगा, इंपोर्ट के केस में मुझे लॉस होगा। बट क्या, क्यों प्रॉफिट और क्यों लॉस होगा? जब जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ती है और रुपीज की वैल्यू जो है वो कम होती है तब। तो हमें ये जानना होता है कि भाई कब हमें प्रॉफिट होगा और कब हमें लॉस होगा। इसको अभी अकाउंटिंग के लिए अंदर जो मेंशन करना है उसके अंदर दो सिस्टम होती है, सिंगल और डबल। सिंगल व्यू और डबल व्यू के हिसाब से वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज के लेक्चर में इतना मुझे खाली समझाना का मेरा पर्पज था कि आपको ये पूरा जो है वो एक फाउंडेशन आपके लिए रेडी हो कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या होता है। दूसरी बात कि हमारा ये जो पूरा कोर्स है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग का पूरा हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एक कोर्स के अंदर आपके 2 पेपर रेडी होने वाले हैं। एक हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग का जो नॉर्मल पेपर आता है वो 70 मार्क का, और दूसरा आपका आता है 70 मार्क का ऐसे पेपर। तो ऐसे पेपर भी मैंने आपको वहाँ पे लिख करवाया हुआ है, तो आप जल्द से जाइए और बाय करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।